हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर के एडवांस टेस्ट के सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 1 to 15, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम ये कह रहा है, अ बॉडी विच इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग वाई एक्सिस इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स दिस मच, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी बाय 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो वेक्टर फॉर्म का वर्क डन का पहला प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले मेरे ख्याल से आपने कर भी लिया होगा, आप डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखो। बॉडी डिस्प्लेस कर रही है 10 मीटर और कहाँ की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 10 जे कैप। अब आप फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो, वो ऑलरेडी गिवन है, लिखने की भी जरूरत नहीं। -2 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब आप वर्क डन निकालना चाह रहे हो तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर ले लो। डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका हो गया आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। आई कुछ है नहीं तो जे और जे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आ गया 150 और वर्क डन का यूनिट हो गया जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है, ये वेरिएबल फोर्स का प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम ये कह रहा है, रिजिड बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब जिसका शेप और साइज चेंज नहीं होता, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एस। तो हमें दे रखा है कि बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एस है। तो फोर्स की वैल्यू हो गई के बाय एस, जहां के हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हमें इसका वर्क डन निकालना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, एस की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रल एफ डी एस, एफ की वैल्यू डाल देते हैं। तो एफ की वैल्यू हो गई हमारे पास के बाय एस और साथ में हमारे पास आ गया डी एस। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लो। अच्छा, मान लो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है S1 से S2 तक, तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ गई, के को तो मैंने बाहर निकाला। अच्छा, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो अंदर बचेगा मेरे पास ds बाय एस फ्रॉम S1 टू S2। ds बाय एस का इंटीग्रेशन होता है log s। तो वर्क डन की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई k log s S1 से S2। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, और अगर लिमिट नहीं लगानी तो आप जनरली इसी तरीके से भी कर सकते हो। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई k अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा log S2 माइनस log S1। अब आप प्रॉपर्टी यूज कर लो log की, log b माइनस log a, log b बाय a होता है। तो वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा k log S2 बाय S1। अब log के अंदर तो आप देख लो एक भी ऑप्शन है ही नहीं, ना s के प्रोपोर्शनल है, ना s स्क्वायर के, ना रूट s के, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है ना। हाँ, log s होता तो फिर हम उस वक्त सोचते। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि नन ऑफ दीज इसमें क्यों आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, टिक कर लो उसको। तो थर्ड प्रॉब्लम ये रहा, a rope is used to lower vertically a block of mass m at distance x at constant downward acceleration g by 2, work done by the rope on the block। तो हमें रोप की वजह से वर्क डन निकालना है ब्लॉक के ऊपर। पहले इसका डायग्राम देखो। तो एक रोप से हमने ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया। अब ये रोप नीचे छोड़ते जा रहे हैं, ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x दे रखा है। हाँ, ये जो है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g by 2 से नीचे जा रहा है। हमें रोप की वजह से ब्लॉक पर वर्क डन निकालना है। अब रोप कौन सी फोर्स लगाएगी, रोप लगाएगी ब्लॉक के ऊपर टेंशन की फोर्स। टेंशन ये आ गया, तो आपको टेंशन का वर्क डन निकालना है। अब आप चेक करो, टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क डन हो गया -tx। तो वर्क डन बाय रोप ऑन ब्लॉक इज -tx। पर इशू क्या है, इशू ये है कि हमें t की वैल्यू नहीं पता, तो हमें t निकालना पड़ेगा। वो हम लॉज ऑफ मोशन से निकाल लेंगे। तो मैंने नीचे की तरफ mg लगाया। अब हम इसको तो अभी होल्ड पे डाल रहे हैं, पहले इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन बनी mg माइनस टी इक्वल्स टू ma, और a की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया g by 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो t की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी mg by 2। अब हमारे पास t आ गया तो इस t को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई -mg x डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक। ठीक है ना। अब आप ऑप्शन में ला लो तो ऑप्शन आ जाएगा -12 mgx, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम नंबर 4। ये आपका सिंपल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है।
ये सिंपल तो नहीं, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। ये बोल रहा है व्हेन ए मैन वॉक्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी वर्क डन बाय, तो कौन सा वर्क डन इसमें से ऑप्शन हमारा करेक्ट है? फ्रिक्शन इज 0। अब जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है ना, तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसको अब आप ऐसे समझो, आप कहोगे नहीं सर बॉडी आगे जा तो रही है, तो जैसे ये पाँव इसके कांटेक्ट में आया, ठीक है ना, तो आप देखो बॉडी आगे जा रही है बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फिर ये पाँव कांटेक्ट में आया तो ये उठ गया। अब आप चेक करो, ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड के साथ चिपक के चल रहा है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हमें क्या चाहिए होता है वर्क डन में? जिस जगह पर फोर्स लग रही है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ऐसे रगड़ते हुए चलता तो बिल्कुल वर्क डन होता। दूसरा ऑप्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अब फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा? एनर्जी लॉस कराएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एनर्जी लॉस हो नहीं रही, इसका मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स इज नॉन जीरो। अब कॉन्टैक्ट फोर्स का वर्क डन नॉन जीरो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में दो फोर्सेस आ गई, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन। नॉर्मल का भी वर्क डन 0 हो गया, फ्रिक्शन का भी वर्क डन 0 हो गया, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट, ग्रेविटी इज नॉन जीरो, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी इधर की तरफ जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए इसका वर्क डन भी 0 है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एस एज k इक्वल्स टू as स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें दे रखा है विच इज as स्क्वायर। अब पता क्या करना है? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। देखो अब किस तरीके से हम फोर्स पता लगाएंगे, सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू as स्क्वायर, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2as स्क्वायर बाई m। अब फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन v dv बाई ds। तो इसको ही डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये बन गया 2v dv बाई ds इक्वल्स टू 2a बाई m एज इट इज रहा, कॉन्स्टेंट है, इंटू 2s। 2 से 2 वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2as बाई m। अब एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स हमारे पास आ गई ma, m से मल्टीप्लाई करेंगे, mm कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2as। तो बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो 2as के बराबर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 6 प्रॉब्लम, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो। ये कह रहा है एन आइडियल मासलेस स्प्रिंग S कैन बी कंप्रेस 2 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। अब इससे क्या कर सकते हैं? तो एक स्प्रिंग दे रखी है और इस स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर देते हैं। कितना कंप्रेशन है? 2 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो इससे क्या मिलेगा? तो कंप्रेशन में फोर्स इधर लगी बाहर की तरफ kx, तो kx की वैल्यू हो गई 200 न्यूटन। x की वैल्यू पुट करोगे 2 मीटर, तो यहां से k मिल जाएगा 100 न्यूटन पर मीटर। तो हमें फर्स्ट डाटा से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। दिस स्प्रिंग इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। तो इस स्प्रिंग को एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर रखा गया। तो डायग्राम में इधर बना रहा हूं, तो कुछ ऐसे करके इस स्प्रिंग को यहां पर लगाया गया। दिस इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं। अ 20 kg मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो 20 kg के मास को हम यहां से रिलीज कर रहे हैं। तो इधर से रिलीज करने पर आगे बोल रहा है 20 kg मास इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटरली आफ्टर कंप्रेसिंग 4 मीटर। तो एक और डायग्राम लेते हैं साथ में। तो स्प्रिंग को 4 मीटर कंप्रेस करने के बाद तो ये स्प्रिंग यहाँ कंप्रेस हो गई, ब्लॉक इधर आ गया, m लिख लेते हैं इसका मास, और 4 मीटर इसने इसको कंप्रेस किया और इस जगह आकर के ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। ओके, हमें पता करना है थ्रू व्हाट डिस्टेंस डज द मास स्लाइड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कितना डिस्टेंस ये मास ने स्लाइड किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो मास ने यहां से लेकर के यहां तक, लेट अस से दैट ये x डिस्टेंस स्लाइड किया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x + 4। ठीक है ना। अब हम ये कैसे निकालेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। रेफरेंस हम लोएस्ट लाइन को ले लेते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हो गया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ये हाइट चाहिए होगी और ये हाइट हो जाएगी x + 4 का ये वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल हमें पता ही है 30 डिग्री है।
तो ये हाइट हमारे पास आ गई x प्लस 4 साइन थीटा, मतलब साइन 30। ओके, अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं के आई प्लस यू आई के एफ प्लस यू एफ, और इसमें डाटा सही से देखना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली होगी विच इज एम जी एक्स प्लस 4, और साइन 30 की वैल्यू मैंने इधर ही सब्स्टिट्यूट कर दी बाई 2। राइट साइड पर आते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो भी 0 हो गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये ग्रेविटी वाली तो 0 हो गई क्योंकि रेफरेंस हमने यहाँ ले लिया, स्प्रिंग वाली क्योंकि कंप्रेस हो गई स्प्रिंग तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर विच इज 16, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बन गई। इससे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब हमें बाकी का डाटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, मास हमें दे रखा है पार्टिकल का 20 kg, तो मैं इधर पुट करते जा रहा हूँ। तो राइट साइड बन गया 20 इंटू 10 विच इज 100 बाई 2 विच इज 50। तो 50, अच्छा 2 को तो पहले उड़ा ही दो तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2 की। तो लेफ्ट साइड पर बचा 200, एक्स प्लस 4, राइट साइड पर मेरे पास आ गया के की वैल्यू हमने निकाली हुई है 100, तो 1600 ये यहां से गया, और 2 8 जा 16, तो x प्लस 4 की वैल्यू हो गई बेटा 8 के बराबर, और x की वैल्यू आ गई 4 मीटर के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस जो आपको निकालना है बॉडी ने कितना कवर किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरली, तो वो हो गया x प्लस 4। तो 4 प्लस 4 मीटर विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर। तो आई थिंक आराम से समझ आ गया होगा, पर मजेदार प्रॉब्लम था, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा और फोर्स का कंसेप्ट भी लगा। आंसर हमारा आ गया 3 मीटर, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है फ्रिक्शन का। ये कह रहा है ट्रेन वेइंग 10 to the power 7 न्यूटन इज रनिंग ऑन अ लेवल ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10 बाय ये हो जाएगा हमारा 36, दैट मीन 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ये ट्रेन चल रही है, और इस ट्रेन का जो वेट है वो है 10 to the power 7 न्यूटन। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रही है वो लग रही है 0.5 किलोग्राम फोर्स पर क्विंटल। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है 0.5 kgf पर क्विंटल। अब इसका मतलब आप समझो 0.5 kgf को तो पहले न्यूटन में कन्वर्ट करो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब g से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 न्यूटन पर क्विंटल। क्विंटल होता है 100 kg, यानी 100 kg मास पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है ना। अब इस ट्रेन का मास वो हो गया, वेट दे रखा है 10 to the power 7, तो मास हो गया 10 की पावर 6। तो यहां से पहले 1 kg मास का निकाल लो, तो 1 kg मास पर लगने वाला फ्रिक्शन हो गया 5 बाय 10 की पावर 2 न्यूटन। तो 10 की पावर 6 kg मास पर लगने वाला फ्रिक्शन हो गया 10 की पावर 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। तो ये बचा हमारे पास 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन। तो ट्रेन के ऊपर लगने वाला टोटल फ्रिक्शन 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन हो गया। अब हमें इसकी क्यों जरूरत थी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, तो जो इंजन की वजह से फोर्स लग रही होगी वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी, तभी एक्सेलरेशन 0 होगा। तो जो इंजन ने फोर्स लगाई या जो ट्रेन ने फोर्स लगाई, ट्रेन के इंजन ने जो फोर्स लगाई उसकी वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गई, और फ्रिक्शन 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन हो गया। अब हमें पावर निकालनी है, तो पावर ऑफ इंजन हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, वो हो गई F इंटू में V, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। तो F की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू V की वैल्यू हो गई 10, तो फाइनल आंसर आ गया 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 वॉट। अब आंसर हम चेक करते हैं, तो हमें आंसर किलो वॉट में दे रखे हैं, तो हम किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 500 किलो वॉट। तो 500 किलो वॉट इंजन की पावर आ गई, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो अच्छा प्रॉब्लम था, ये भी फ्रिक्शन और पावर को मिला करके तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है 8th वाला, ये आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आपको आराम से आना चाहिए। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का वेरिएशन दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0। फोर्स कहां पर 0 होगी, देखो फोर्स होती क्या है, फोर्स होती है माइनस du/dx, मतलब du/dx हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसका नेगेटिव साइन ले लो तो हमें फोर्स मिल जाएगी, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब
हमें चाहिए जीरो फोर्स, तो फोर्स जीरो वहां होगी जहां टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। स्लोप जीरो कब होता है? जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बी पर बनेगी और सी पर बनेगी, तो बी और सी पर बनने वाली टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, इसलिए इन दोनों पॉइंट पर फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें जीरो मिलेगी। मतलब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम को कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। अब मैं ये भी बता दे रहा हूँ ये कौन सा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। देखो इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल का इसी में आ गया। तो ये कह रहा है द डायग्राम रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फंक्शन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर विच डायग्राम करस्पॉन्ड टू स्टेबल मॉलिक्यूल फाउंड इन द नेचर। तो पूछा क्या स्टेबल कौन होगा? तो स्टेबल वो होगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसमें तो नहीं है, ये तो अनस्टेबल दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मिनिमम सिर्फ और सिर्फ इसमें है। तो ये जो डायग्राम हो गया इसमें इस जगह पर फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो दिस बिलोंग्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 10th में हमसे पूछा जा रहा है, दिया गया है हमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है साइन ऑफ x प्लस वाई। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m एट 0,π/4। तो हमें फोर्स निकालनी है, कैसे निकालेंगे? एक्स वाई फंक्शन में पोटेंशियल एनर्जी है तो ये हो जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप। क्योंकि z का कोई पार्ट ही नहीं है तो वो तो जीरो ही हो जाना है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट ही एलिमिनेट कर दिया। अब हमें डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का तो हो जाएगा cos x प्लस वाई। अब इनटू चेन रूल लगा रहे हैं, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कंसीडरिंग x इज वेरिएबल, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया और y कांस्टेंट की तरह काम कर गया, उसका 0 हो गया। तो ये हो गया डेल यू बाय डेल x। सिमिलरली डेल यू बाय डेल y की वैल्यू निकालते हैं, तो अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे कीपिंग x कांस्टेंट, तो साइन का तो हो जाएगा cos x प्लस वाई इनटू अब x का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी cos x प्लस वाई है, ये भी cos x प्लस वाई है। अब किस जगह पर निकालना है? 0π/4 पुट करो, x की जगह 0, y की जगह π/4, तो cos π/4 1/√2। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो cos π/4 1/√2। अब इन दोनों को पुट कर दो आप फोर्स की डिफरेंशियल इक्वेशन में, फोर्स की इक्वेशन में उठा करके, तो माइनस 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। ओके, अब हमें ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड देना है, तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये आ जाएगा √2/√2, दैट मींस 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आराम से आ गया होगा, इतना भी मुश्किल नहीं था। 11th प्रॉब्लम पर चलते हैं। हाँ, 11th कंसेप्चुअली अच्छा प्रॉब्लम है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो, मुश्किल नहीं है बट ये आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो 11th प्रॉब्लम कह रहे हैं फॉर द पाथ पी क्यू आर, तो P से Q, Q से R, तो ये हो गया पूरा एक राउंड ट्रिप। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम P टू Q, तो P से Q जब हम बॉडी को ले जाते हैं तो यहां से यहां का वर्क डन हमें दे रखा है 5 जूल। सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम Q टू R ये हमें दे रखा है 2 जूल। द वर्क डन इन कैरिंग बॉडी फ्रॉम P टू R, तो P से R तक हमें ले जाने का वर्क डन निकालना है, कैसे निकालें? अच्छा कितना होगा? अच्छा, और ये दे रखा है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो भी कंजर्वेटिव में पूरे राउंड ट्रिप का वर्क डन 0 होता है, तो WPQ प्लस WQR प्लस WRP इक्वल्स टू 0। इन दोनों के वैल्यू डाल दो 5 और 2, तो ये बन गया 7 प्लस WRP इक्वल्स टू 0, तो WRP हमारे पास आ गया -7, बट हमें RP नहीं निकालना, हमें P से R निकालना है, तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। तो वर्क डन ड्यूरिंग P टू R इज इक्वल्स टू +7 जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसमें करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये कह रहा है वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे ये तो शुरू वाले एग्जांपल में ही था, तो अगर कोई पर्सन यूं करके वॉक करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर लग रहा है, काइनेटिक नहीं लग रहा, काइनेटिक तब लगेगा जब रगड़ के वॉक करेगा, तो इस तरीके से चलने पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, वर्क डन स्टैटिक फ्रिक्शन का 0 हो गया। पॉजिटिव कब होगा? तो
हमसे पूछ रहा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव कब होगा। अब मैंने पेन को हाथ पे रखा और मैंने पेन को यूं आगे ले जाना शुरू किया, तो मैं थोड़ा ना ले जा रहा हूँ, ले तो फ्रिक्शन जा रहा है। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पेन पर, आगे की तरफ, तो इसमें फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो गया। अब मेरे हाथ पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे हाथ पे फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव हो गया, इस पे फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन मस्ट बी वाले तो कोई भी नहीं होंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो मे बी पॉजिटिव, दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको इंपॉर्टेंट। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड फ्रॉम एन एलिवेटर। तो ये एलिवेटर से एक ब्लॉक को हमने सस्पेंड कर दिया। तो वर्क डन बाय द टेंशन ड्यूरिंग टी सेकंड इज, तो टी सेकंड में टेंशन का वर्क डन निकालना है, एक्सेलरेशन ही है। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन लगाओगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हमें साफ जीरो दे रखा है तो एस की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगी। अब टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन के लिए लॉज ऑफ मोशन लगा लो, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एम जी प्लस ए। टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन हमारे पास आ गया टी इंटू एस के बराबर, तो एम टाइम्स जी प्लस ए टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप इसमें ऑप्शन मिला लो, आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 14th प्रॉब्लम, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ कर गए होंगे। देखो ये बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो है। A 10 kg object is acted upon only one force as indicated in the figure. The total work done by this force, हमें फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो अब बहुत से बच्चों ने देखा यार ग्राफ फोर्स टाइम का है, चलो एरिया निकालो वर्क डन मिल जाएगा। नहीं, गलत हो गए। एफ एक्स ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है, एफ टी ग्राफ का एरिया वर्क डन नहीं देता। तो एफ टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो पहले वो सुनो। तो एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ ये होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, ठीक है ना। तो एफ टी ग्राफ का एरिया चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। भाई एफ की वैल्यू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होती है, तो एफ इंटू टी कर लो तो डेल्टा पी हो जाएगा। अब आपको सर इससे कैसे वर्क डन आएगा, देखते जाओ। तो पहले एरिया लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, तो 30 इंटू 2 दैट मीन 60 माइनस, और ये हो गया 10 इंटू 1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर है, तो ये गया, तो 50 इक्वल्स टू एम बी, मास कितना है पार्टिकल का 10 kg, तो 10 इंटू बी, हमें पार्टिकल की स्पीड मिल गई 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको सर स्पीड से क्या करेंगे, वर्क डन कैसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, और इनिशियल जीरो है ही, तो हाफ मास की वैल्यू हो गई 10, v स्क्वायर हो गया 25, तो आंसर आ गया 125 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब आप ऑप्शन में ला लो, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। तो एफ टी ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट को, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये इस सेक्शन का लास्ट प्रॉब्लम है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, सेम ऐसा प्रॉब्लम एम्स में आया था काफी टाइम पहले, ठीक है ना। खैर अब तो है ही नहीं, तो अब आप इसको देखो, ठीक है ना। तो 15th प्रॉब्लम ये कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is projected horizontally on a rough horizontal floor. The coefficient of static friction, the coefficient of friction between block and floor is 0.1. तो यहाँ पर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.1 दे रखा है, K की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ब्लॉक की। पता क्या करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन। दूसरा डायग्राम बनाते हैं, तो मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेज में इस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ब्लॉक यहाँ से एक्स डिस्टेंस कवर करके आया है, ठीक है ना, और फ्रिक्शन कंटिन्यूसली लग रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू इस डायरेक्शन में हो गई म्यू एम जी। अब ब्रह्मास्त्र लगाते हैं, तो वर्क डन बाय एजेंट, ब्रह्मास्त्र सबसे जानते ही हो, पढ़ाई रखा है मैंने, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब चेक करो, एजेंट तो है नहीं तो भगाओ उसको, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन हो गया माइनस एफ एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल हो गई जीरो, इनिशियल हाफ एम बी स्क्वायर, तो जीरो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली है, फाइनल हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, और इनिशियल हो गई जीरो। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमारे पास हो गया म्यू, म्यू हमें दे रखा है 0.1, mg हो गया, ब्लॉक का मास 50 kg है, तो mg हो गया 500 इंटू एक्स हमें निकालना है, इक्वल्स टू माइनस हाफ मास अगेन 50 इंटू यू स्क्वायर। अब u की वैल्यू 2 हो गई, तो u स्क्वायर हो गया 4 प्लस हाफ k की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 100 दे रखी है टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो ये इधर से गया 50, ठीक है, ये इधर से बचा 2, तो हम क्या करते हैं 50 को पूरी इक्वेशन से ही उड़ा दो, ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, इधर क्या आ गया 10 आ गया,
10 इंटू 0.1 1 हो गया, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू -2, ठीक है ना, और इधर आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैंने तो किया हुआ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लो, 2 और -1 इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और +1। तो अब x ये डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में ही रहना चाहिए, तो x इक्वल्स टू 1 मीटर इसका मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। अब आप ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका 16th है, तो वो अब आप सॉल्यूशन अगले सेक्शन में देखना। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम देखने जा रहे हैं 16 से लेकर के 30 तक के सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम नंबर 16 ये आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम कह रहा है व्हेन वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव। तो ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव होती है और इसका वर्क डन हमें दे रखा है नेगेटिव। अच्छा, अज्यूम ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स टू बी एक्टिंग, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। अच्छा, अब ग्रेविटी का वर्क डन थ्योरम यूज करो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये वर्क डन नेगेटिव है, तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अच्छा, अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब k प्लस यू का सम कांस्टेंट है। अब अगर u बढ़ेगा तो k कम होगा। अब इसमें दो ऑप्शन एक साथ हो सकते थे, u इंक्रीजेस और k डिक्रीजेस, या फिर अपोजिट भी हो सकता था अगर ये वर्क डन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता। तो अब हमें देखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, कौन सा ऑप्शन इसमें हमें मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ये तो है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ये भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी स्टेज कांस्टेंट, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में प्रॉब्लम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 पर। 17 प्रॉब्लम ये कह रहा है अ स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी u रीचेस मैक्सिमम हाइट h। तो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, h हाइट तक ये स्टोन जाता है, मैक्सिमम हाइट h है, तो h का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर बाय 2d। अब क्या करना है, when it is at a height of 3h by 4 from the ground, the ratio of kinetic and potential energy at that point। तो हमें निकालना है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो जहां पर हाइट 3h by 4 हो। तो मैं इसे 3h by 4 हाइट पर ले रहा हूं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, अब इसके पास काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। पोटेंशियल लिख लेते हैं, तो पोटेंशियल हो गई mg 3h by 4 यानी 3/4 mgh। अब काइनेटिक कितनी होगी, तो सोचो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम तो हर जगह कांस्टेंट है, तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ पर होगा, क्या, मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हो, एक लाइन में आ जाएगा। तो अगर हम इसके और इसके बीच का एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, तो इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। तो के ए प्लस यू ए के बी प्लस यू बी, आप इसको भी ले सकते हो, बात एक ही है। के ए हमें निकालना है, यू हमें पता है 3/4 mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बी पर 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई mgh by 4। अब हमें रेशियो किसका चाहिए, हमें चाहिए इसमें रेशियो काइनेटिक इज टू पोटेंशियल, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक इज टू रेशियो ऑफ पोटेंशियल, ये बाय ये हो जाएगा, आंसर 1:3 आ गया। ऑप्शन अब आप ढूंढ लो, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, 18th वाला। अब प्रॉब्लम नंबर 18 क्या कह रहा है, ये आपको इसमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन दे रखी है u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो हमें पता करना है x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल या कौन सा इक्विलिब्रियम। इसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन लो और 0 डाल दो, तो ये हो गया 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इससे क्या मिलता है, इससे मिलती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वो तो हमें मिल गई x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बट ये नहीं पता कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो वो पता करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन चाहिए होता है। तो हमने डबल डिफरेंशिएशन किया, और डबल डिफरेंशिएशन करते ही ये रिजल्ट हमारे पास 2 हो गया, दैट मींस पॉजिटिव हो गया। अब किसी भी कर्व का जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, तो उस कर्व की ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है, इस तरीके से होती है। अब आपको डिसाइड कर लो, ये वो जगह है जहां पर इक्विलिब्रियम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जिस इक्विलिब्रियम में होती है उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 19। 19 प्रॉब्लम कह रहा है
वन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव। तो एक फोर्स सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव है, बाकी एक्सटर्नल एजेंट भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कंजर्वेटिव। तो हमें सिर्फ कंजर्वेटिव के रिगार्डिंग बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला, इट्स वर्क डन इज नॉन जीरो व्हेन पार्टिकल मूव्स एग्जैक्टली वंस अराउंड द क्लोज पाथ। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि क्लोज पाथ में वर्क डन कंजर्वेटिव का जीरो होता है। दूसरा, इट्स वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी गलत है। इसका जो कंजर्वेटिव का वर्क डन होता है वो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। देन द पर्टिकुलर फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि कंजर्वेटिव कांस्टेंट हो जाए, वेरिएबल भी हो सकती है, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गई। इट्स वर्क डिपेंड ऑन द एंड पोजीशन एंड पॉइंट ऑफ द मोशन, नॉट ऑन द पाथ इन बिटवीन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी को कंजर्व करती है, उसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें फोर्थ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी का फिर से कर्व दे रखा है और कंजर्वेटिव फील्ड दे रखी है वन डायमेंशन में। हमें पता करना है फोर्सेज एट ए एंड बी आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बताना है। कैसे बताएंगे? फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब आप ए और बी पर टेंजेंट बनाओ और उसका स्लोप चेक करो। तो अगर मैं ए पर टेंजेंट बनाऊं तो ये आई टेंजेंट ऐसे। अब इस टेंजेंट का स्लोप कैसा हो गया? इस टेंजेंट का स्लोप हो गया नेगेटिव। अब स्लोप अगर नेगेटिव हो गया तो इस जगह पर फोर्स पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल उसके अपोजिट। अब सिमिलरली हम स्लोप बनाते हैं बी वाली जगह पर, तो ये रहा बी पर बनी हुई टेंजेंट का स्लोप, इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। तो फोर्स कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो बी वाले पॉइंट पर फोर्स नेगेटिव और ए वाले पॉइंट पर पॉजिटिव, यानी आंसर हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑप्शन हो गया सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये मतलब पेटेंटेड प्रॉब्लम है, आप सबको आता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज इंक्रीज बाय 300%, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हमें बताना है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, मोमेंटम कितने परसेंट से बढ़ेगा? तो रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू के, तो इनिशियल मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू रूट के हो गया, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी 300% से बढ़ा दी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई k प्लस 300%, मतलब 3k, दैट मीन्स 4k। तो फाइनल मोमेंटम हो गया प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर 4k। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो बेसिक यूज करो। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय पी इनिशियल इंटू 100। सॉल्व करते हैं। पी फाइनल हो गया रूट 4k, रूट 4k करोगे तो 2 बाहर और k तो वैसे भी ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो 2 माइनस 1 बाय 1 इंटू 100। आंसर आ गया 100%। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 300% से चेंज करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम होता है कितना? 100%। तो ऑप्शन इसमें आपका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 22 कह रहा है 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट हमारे पास 10 मीटर है, और यहां से 2 kg के एक ब्लॉक को स्लाइड करा के ऊपर ले जाते हैं, यहां तक ले जाते हैं। तो v भी 0 है और u भी 0 है। ओके, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? तो हमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल के देना है, तो यूज करो W एजेंट प्लस W नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा K प्लस डेल्टा U। अच्छा, इसको हम ड्रैग करा करके वहां पर ले जा रहे हैं, तो हम हो गए कौन? एजेंट। तो हमें एजेंट का वर्क डन निकालना है। हमारा जो वर्क डन होगा वो ऑब्वियसली अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा। तो अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट करा जाए पहले उसको समझते हैं। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है। एजेंट का वर्क डन हमें दे रखा है 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग, तो दैट मींस W एजेंट हमारे पास हो गया 300 जूल। ठीक, हम यहां से फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमारे वर्क डन का कितना पार्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शन में जा रहा है। तो W नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा K की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा U हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्टिकल हाइट चाहिए, वो हो गई mg और हाइट हो गई 10, इनिशियल हो गई 0। तो यहां से W नॉन कंजर्वेटिव की वैल्यू आ गई mg इंटू 10, मास कितना है 2 kg, तो ये हो गया 200 माइनस 300। तो नॉन कंजर्वेटिव यानी फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया 100 जूल। तो हमने 300 जूल का वर्क डन किया, ठीक है ना, जिसमें से 100 जूल का फ्रिक्शन ने डिसिपेट करा दिया। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में
कितना वर्क लगा, तो उसकी वैल्यू आ गई प्लस का 100 जूल। तो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बाकी का वर्क डन कितना हुआ 200 जूल, दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना हो गया 300 जूल। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट लिख लो, ये आपके लेवल का एक पेटेंटेड प्रॉब्लम है, हर बार आता है इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। देखो आप, अ वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन द टेबल। तो ये रही टेबल पर एक स्प्रिंग जिसको हमने फिक्स कर रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें के दे रखा है। अ बॉल ऑफ मास m एट हाइट h above द फ्री अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग फॉल्स वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग। तो एक बॉल यहां से h हाइट से m मास ले लो इसका, फॉल करती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, सो दैट स्प्रिंग इज कंप्रेस बाय डिस्टेंस d। तो ये स्प्रिंग को d डिस्टेंस तक कंप्रेस कर देती है। तो d डिस्टेंस तक स्प्रिंग को ये कंप्रेस कर देती है और इधर फाइनल वेलोसिटी इस बॉल की 0 हो जाती है इंस्टेंटेनियसली, सॉरी मोमेंटरली। द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। अब हमें इस प्रोसेस में नेट वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन कर कौन रहा है, हम तो कर नहीं रहे, ठीक है, हमने तो छोड़ दिया था बॉल को। तो वर्क डन कर रही है कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना, जिसमें दो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, एक ग्रेविटी और एक स्प्रिंग है। तो अब कैसे निकालें, तो या तो डायरेक्ट निकालो या फिर आप अपना वर्क एनर्जी का कंसेप्ट यूज कर लो। डब्ल्यू कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, ये बेस्ट रहता है कंजर्वेटिव का वर्क डन निकालने के लिए। माइनस डेल्टा यू को ब्रेक किया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एक्सपैंड किया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो ये बस पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये डब्ल्यू कंजर्वेटिव के बराबर आ जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल सिर्फ mgh वाली पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग रिलैक्स्ड स्टेट में, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में आ गया mgh माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। अब फाइनल में ग्रेविटी वाली होगी माइनस mgd, क्योंकि रेफरेंस के नीचे गई है बॉडी। अच्छा, और यही डी स्प्रिंग का कंप्रेशन है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फाइनल पार्ट में आ जाएगा हाफ के डी स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट ओपन करो और इसको सॉल्व कर लो। तो कंजर्वेटिव का वर्क डन आ गया mgh प्लस डी, और इधर आ जाएगा माइनस हाफ के डी स्क्वायर। तो दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्क डन वो हो गया mg की फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज h प्लस टी, तो mg h प्लस टी ग्रेविटी का वर्क डन हो गया। और स्प्रिंग का वर्क डन चेक करोगे तो हम अगेंस्ट द स्प्रिंग जा रहे हैं, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कंजर्वेटिव का वर्क डन हमारे पास माइनस हाफ के डी स्क्वायर आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट ये तरीका हमेशा कंफर्टेबल रहता है, नहीं तो वहां पर हमें सोचना पड़ता है साइन कैसे लेना है चाहिए। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 24 नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका भी पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये रही बॉडी, मास इसका 1 kg है, इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग हाइट ऑफ 18 मीटर। तो 18 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट है। इस जगह पर जाकर के मोमेंटरली रेस्ट पर आ जाती है, ठीक है ना, और फिर वापस लौट करके नीचे आएगी। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एयर फ्रिक्शन भी है, अब वो कितनी एनर्जी लॉस करा रहा है ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो। डब्ल्यू एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। इसके बाद हम डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। एजेंट यहाँ पर है नहीं, तो एजेंट का वर्क डन हो गया 0। नॉन कंजर्वेटिव का काम एयर फ्रिक्शन कर रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा के हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल हो गई हाफ m u स्क्वायर यानी 400, और डेल्टा यू हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg h और इनिशियल हो गई 0। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो एयर ड्रैग का वर्क डन आ गया माइनस हाफ, मास की जगह हमारे पास आ गया 1, v स्क्वायर हो गया 400 प्लस 1 इंटू 10 इंटू 18। अब देखें कितना आता है, तो माइनस 200 प्लस 180, दैट मीन्स आंसर आ रहा है माइनस का 20 जूल। तो माइनस 20 जूल इज द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। अब इसका हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 25 है, एन इंजन पंप वाटर कंटिन्यूसली थ्रू अ होस। तो ये भी इस टाइप का भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होता है, देखना इसको सीखना। वाटर लीव्स द होस विद वेलोसिटी u एंड मास m पर यूनिट लेंथ। तो आप ऐसे समझो एक पाइप है,
और इससे पानी बाहर निकल रहा है u वेलोसिटी से, और मास पर यूनिट लेंथ ये हमें m दे रखा है। What is the rate at which kinetic energy is imparted to the water? तो हमें पता करना है किस रेट से काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर रहे हैं, मतलब पावर निकालनी है। तो उसे निकालने का तरीका, पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, तो वो हो गया हाफ, अब मैं m लिख तो रहा हूँ, m या इसको कैपिटल M कर लेता हूँ, हाफ m v स्क्वायर। रेट निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो dk बाई dt हाफ dm बाई dt इंटू वी स्क्वायर। वी कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर dm बाई dt को बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, बट हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास नहीं दे रखा, मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है। आप देखो क्या करते हैं, तो हाफ dm बाई dl टाइम्स dl बाई dt कर लिया मैंने, और इंटू में वी स्क्वायर आ गया। अब देखो इसको बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ, जो कि स्मॉल m दे रखा है, तो रिजल्ट हो गया हाफ स्मॉल m dl बाई dt की जगह v आ गया, तो ये v क्यूब हो गया। तो रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड हाफ m v क्यूब। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 26 कह रहा है एन आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k इज हंग फ्रॉम द सीलिंग। तो इसका भी हम डायग्राम बनाते हैं। तो एक आइडियल स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, जिसको सीलिंग से टांगा गया, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है, एंड अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज अटैच्ड टू द लोअर एंड। तो कैपिटल M के ब्लॉक को हम यहाँ लोअर एंड पर अटैच कर देते हैं। द मास इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड। तो ये स्प्रिंग अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में थी, यहाँ से मास को रिलीज किया गया, ठीक है ना। तो स्प्रिंग इनिशियली रिलैक्स्ड स्टेट में है। अब क्या होगा, ये मास नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे जाएगा तो हमें पता करना है मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ पर होगा, जहां पर ये ब्लॉक की वेलोसिटी मोमेंटरली जीरो होगी। तो मान लो मैक्सिमम एलोंगेशन एक्स मैक्स है। अब कैसे निकालें, यहाँ से यहाँ तक कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, एजेंट भी नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब रेफरेंस यही है, ग्रेविटी वाली भी जीरो हो गई, स्प्रिंग वाली भी जीरो हो गई, तो दोनों टाइप की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अब थोड़ा संभाल के लिखना, ग्रेविटी वाली होगी माइनस एम जी एक्स, और स्प्रिंग वाली होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2mg बाई के। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन। तो अब आप ऑप्शन ढूंढोगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 27। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये प्रॉब्लम कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर 0.5 वॉट टू अ पार्टिकल। तो 0.5 वॉट की पावर दे रहा है, पावर कांस्टेंट है। इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है 0, स्पीड आफ्टर 5 सेकंड हमें निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, तो पावर का फॉर्मूला हो गया एफ डॉट पी। पावर हमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट दे रखी है 0.5 वाट, तो मैं इसे हाफ लिख ले रहा हूँ। फोर्स को ब्रेक किया m इंटू ए इंटू बी। मास पार्टिकल का हमें 0.2 kg दे रखा है, तो इसकी जगह आ गया 0.2, तो 1/2 0.2 AB, ठीक है ना। बस अब थोड़ा सा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इधर से गया 10 आ गया, 5/2, तो 5/2 इक्वल्स टू a इंटू बी। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5/2b। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 5 सेकंड, तो हम यहाँ पर a की जगह डाल देते हैं dv/dt इक्वल्स टू 5/2b। v वाला v की तरफ, दूसरा वाला t वाला दूसरी तरफ, तो v dv 5/2 dt, और इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल हमें निकालनी है इन टाइम 0 से 5 सेकंड। v dv का इंटीग्रेशन हो गया v²/2 और 5/2t, और लिमिट इधर 0 से 5, तो 2 से 2 तो कैंसिल करो, तो v² की वैल्यू आ गई 5 इंटू 5, तो v की वैल्यू आ गई, रूट लोगे तो 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 28 ये कह रहा है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब k/r ले लेते हैं। ओके, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, तो हमें पता करना है स्पीड जो होगी वो क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, तो स्पीड v ले लो, और क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो mv² बाई r के बराबर होगी
k बाई आर, आर से आर कैंसिल, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट k बाई एम। तो ये तो r के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, यानी v इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। तो v इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। 29 पर चलते हैं। 29 अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा कंसेप्चुअल है। अब देखो हमें पता करना है Na और Nb में से नॉर्मल रिएक्शन में से कौन सी ज़्यादा कौन सी कम होगी। कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, तो पार्टिकल यहाँ ले लो, स्पीड v ले लो, ये a पर बनाया हुआ सर्कल ले लो, फोर्सेस लगाओ यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन लगी यहाँ पर बाहर की तरफ, नीचे की तरफ mg आ गया, इक्वेशन बनाते हैं, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो गया, तो mg माइनस n, ये जनरल इक्वेशन मैंने बनाई, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। अब हमें a और b में कंपेयर करना है, तो चेक करो, a पर जो रेडियस है वो ज़्यादा है, b पर जो रेडियस है वो कम है, तो आर ए ग्रेटर देन आर बी, ठीक है ना। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या फर्क पड़ेगा, जिसका रेडियस ज़्यादा उसमें mv स्क्वायर बाय आर कम होगा, जितना ये कम होगा उतना डिफरेंस ज़्यादा होगा, मतलब रेडियस ज़्यादा होने से ये कम होगा, डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो एज आर इज लेस, तो जैसे जैसे सॉरी एज आर इज मोर, mv स्क्वायर बाय आर भी ज़्यादा हो, mv स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कम हो जाएगी, जितनी mv स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कम होगी mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर उतना ज्यादा होगा। दिस इंप्लाइज दैट नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, तो जहां का रेडियस ज्यादा होगा वहां का नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, तो दिस इंप्लाइज Na इज ग्रेटर देन Nb, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, ये सेक्शन का लास्ट प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है हैवी मास इज अटैच टू अ थिन वायर एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। तो एक हैवी मास को पतली सी वायर से बांध करके वर्टिकल सर्कल में घुमा दिया, तो वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। तो वायर कहाँ पर टूटने का चांस सबसे ज़्यादा, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ टेंशन सबसे ज़्यादा, तो इस जगह पर टेंशन मैक्सिमम होती है। तो अगर वायर यहाँ टूटने से बच गई तो हर जगह बची रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर वायर के ब्रेक होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है। तो आंसर होना चाहिए व्हेन मास इज एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो मेरे ख्याल से आपको 16 से 30 तक के सारे प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लिए होंगे। अब हम चलेंगे 31 से 45 के सोल्यूशन पर। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम देखने जा रहे हैं 31 से लेके 45 तक के सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम नंबर 31 कह रहा है अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट इन अ वर्टिकल प्लेन। तो ये रहा सिंपल पेंडुलम और वर्टिकल प्लेन में हम इसको ऑसिलेट कराते हैं। ओके, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 टाइम्स द वेट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो टेंशन जो है व्हेन इट पासिस थ्रू मीन पोजीशन, मतलब इस जगह पर टेंशन की वैल्यू 3 टाइम्स वेट है।
तो इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ की स्पीड निकाल लेंगे। कैसे, तो देखो नीचे लगा mg, स्पीड हो गई u, एक्सेलरेशन इधर की तरफ, सेंट्रीपिटल, इक्वेशन बनाई। तो 3mg माइनस mg इक्वल्स टू ma यानी mu² बाय r। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई √2rg। तो हमें पता चल गया कि इस जगह की स्पीड कितनी है, तो इस जगह की स्पीड है √2rg। अब क्या पूछा गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बता दो पॉइंट पेंडुलम का कितना होगा वर्टिकल से, तो यानी वो जगह बतानी है जहां पर पेंडुलम मोमेंटरली रेस्ट पर आएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, तो के आई प्लस यू आई के एफ प्लस यू एफ, यहाँ डायरेक्ट बताओ तो डायरेक्ट कर लो, √2rg की वेलोसिटी होती है तो बॉडी बस यहाँ हॉरिजॉन्टल तक जाती है, इस जगह तक जाती है जहाँ थ्रेड हॉरिजॉन्टल हो, तो h की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास r के बराबर आ जाएगी। देख लेना, के आई हो गया 0, के आई हो गया हाफ mu², तो हाफ mu² की जगह आ गया 2rg। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट पता करनी है, एंड mgh। तो यहाँ से आप चेक कर लो, 2 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू r के बराबर आ गई, यानी ये थ्रेड हॉरिजॉन्टल होगा, यानी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री तक ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 32। 32 प्रॉब्लम कह रहा है, a cane filled with water is revolved in a vertical circle of radius 4 meter and water just does not fall down। तो पानी नीचे नहीं गिरता। The time period of revolution will be, तो भाई पानी नीचे, पानी गिरने के चांसेस कहाँ होंगे, मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बाल्टी बना लेते हैं और मैं इसे डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से ये बाल्टी है और इसको हम लोग पूरे एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। अब इसमें से पानी गिरता नहीं है, ठीक है ना, तो पानी गिरने का चांस यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर नहीं गिरता, तो कंडीशन लगाओ, तो यहाँ की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी √rg हो जाएगी। तो ये कहता है हमें केन को उतनी वेलोसिटी से घुमाते हैं कि पानी इसमें से ना गिरे, यानी हम इसे, जैसे मान लो मेरे हाथ में कुछ एक ऑब्जेक्ट है, हम उसे √rg की वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, फोर्सफुली घुमा रहे हैं, ध्यान रखना, ये नहीं कर रहे कि वेलोसिटी दे करके छोड़ दे रहे। तो बच्चों को बहुत सारे को कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि वेलोसिटी दे के छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है, उसको हम घुमा रहे हैं। तो √rg की वेलोसिटी से अगर हम घुमाएंगे तो वो घूमता रहेगा सर्कुलर पाथ में, ये ध्यान रखना। पर अगर हम √rg की वेलोसिटी बॉटम पर दे देंगे तो नहीं जाएगा, तो फिर ये मोशन छोड़ जाएगा। तो अगर हम घुमाएंगे तो घूमेगा और अगर हम इनिशिएट करके छोड़ेंगे तो नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ये कह रहा है रेडियस 4 मीटर, तो रेडियस इसका 4 मीटर हमें दे रखा है। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो वेलोसिटी तो पता चल गई, अब यही वेलोसिटी हमें हर जगह रखनी है √rg की, इससे कम रख दी तो फिर यहाँ से पानी नीचे गिर पड़ेगा। तो अब हमें पता करना है इसमें टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो v की जगह r ओमेगा डाला, √rg हो गया, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, √r से ये कैंसिल हुआ, √g/r, तो ओमेगा को 2π/t डालो, √g/r, तो t की वैल्यू आ गई 2π √r/g। तो ये बहुत से बच्चों का गलत होना चाहिए सवाल, ठीक है ना, तो आप इसको जरूर अच्छे से सीख के रख लो। r की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई और g की जगह हमारे पास 10 आ गया, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 0.4। अब हमें आंसर देना है, इनमें से तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो दिमाग ऐसे लगाओ, 10 को लिख लो π², ठीक है ना, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा 4/π² और π² से कट जाएगा, तो 2 × 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 4 सेकंड। तो 4 सेकंड इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट लिख लो आप, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 33 आपका बैंकिंग का प्रॉब्लम है। कहता है रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड ऑन अ नेशनल हाईवे इज r, width of the road is b, outer edge of the road is raised by h with respect to the inner edge so that the car with velocity v can safely pass over, what is the value of h। तो सिंपल प्रॉब्लम है, रोड की बैंकिंग कर दी गई, रोड की विड्थ हमें v दे रखी है, हाइट हमें ये h दे रखी है, बैंकिंग का एंगल थीटा ले लो, सर्कुलर पाथ का रेडियस आपको r दे रखा है। तो अब tan थीटा का फॉर्मूला v²/rg होता है। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा सा होता है तो इसलिए tan थीटा sin थीटा को बराबर लेते हुए चलते हैं। तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इक्वल्स टू h/v। अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो h/v इक्वल्स टू v²/rg,
यहाँ से h की वैल्यू मिल गई bv² / rg। अब आप ऑप्शन मिला लो, आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट मिल जाएगा। तो सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये अच्छा प्रॉब्लम है, देखो। द सेकेंड हैंड ऑफ वॉच हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाली सुई की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ टू परपेंडिकुलर पोजीशन विल बी। तो मतलब समझो, तो सबसे पहले तो हमें सेकंड वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, बाकी बातें तो बाद में समझ लेंगे। तो ओमेगा का फॉर्मूला हो गया 2π/t, और टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सेकंड हैंड का 60 सेकंड हो गया। तो 2π/60 मतलब π/30 रेडियन पर सेकंड। अब हमें इसकी स्पीड निकालनी है टिप की। तो ये स्पीड हो गई v = r ओमेगा। लेंथ इसकी हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आंसर चाहिए मिलीमीटर पर सेकंड में। तो टिप की स्पीड हो गई r ओमेगा 6 सेंटीमीटर इंटू π/30। तो आंसर आ गया π/5 पर क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमें चाहिए मिलीमीटर पर सेकंड में, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 10/5 पाई मिलीमीटर पर सेकंड, मतलब आंसर आ गया 2π mm पर सेकंड। तो ये होगी इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये तो हमें निकाल के देना है मैग्नीट्यूड। तो आंसर तो हो गया पहला 2π मिलीमीटर पर सेकंड। तो उसमें फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड और थर्ड तो नहीं हो सकते, और फोर्थ भी हो सकता है। अब दो परपेंडिकुलर पोजीशन का चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो दो परपेंडिकुलर पोजीशन में चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, √2v हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप कैसे करोगे, फाइनल वेलोसिटी फैक्टर माइनस इनिशियल कर लो। फाइनल वेलोसिटी फैक्टर हो गया, वेक्टर लगा लो v टाइम्स माइनस j कैप, इनिशियल हो गया vi कैप, मैग्नीट्यूड लोगे √2v आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी फैक्टर का मैग्नीट्यूड √2v, v की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो फाइनल आंसर आ गया 2√2π मिलीमीटर पर सेकंड। अब आप ऑप्शन मिलाओ, आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 35। ये कह रहा है हैवी एंड बिग स्फीयर इज हैंग विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। दिस स्फीयर मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल पाथ मेकिंग थीटा विद द वर्टिकल। मतलब समझो, तो थीटा का वर्टिकल से एंगल, तो इस तरीके से कोनिकल पेंडुलम के टाइप से वो घूम रहा है। तो कोनिकल पेंडुलम के शेप में हम इसको पेंडुलम को घुमा रहे हैं। ये वर्टिकल से थीटा का एंगल बना रहा है। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड। तो आप कैसे निकालें, तो देखो, तो ये जो थीटा की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा = g/l ओमेगा स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है बैलेंसिंग करके निकाल लो। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई g/l cos थीटा। ओमेगा को 2π/t डाल लो, तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2π √l cos थीटा बाई g। तो ये इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 36 पर। 36 प्रॉब्लम ये कह रहा है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन आर इतना एंड इतना। तो वेलोसिटी दे रखी है 2i कैप और एक्सेलरेशन दे रखा है 2i कैप और 4j कैप। सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगा, दूसरा टेंजेंशियल होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो मान लो ये रहा पार्टिकल, पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन आर इतना एंड इतना। तो वेलोसिटी दे रखी है 2i कैप और एक्सेलरेशन दे रखा है 2i कैप और 4j कैप। सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगा, दूसरा टेंजेंशियल होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो मान लो ये रहा पार्टिकल, पार्टिकल
की वेलोसिटी 2 i कैप है, तो इसका मतलब यहाँ तो इधर साइड होगा या इधर साइड होगा, इधर हो नहीं सकता क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। तो मान लो पार्टिकल इधर है और वेलोसिटी वेक्टर इधर, डायरेक्टेड यूनिट हमें मीटर पर सेकंड दे रखा है, 2 i कैप हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 i कैप और 4 j कैप। 2 i कैप एक्सेलरेशन का मतलब कि एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो ये तो टेंजेंशियल हो गया, और 4 j कैप यानी एक इधर की तरफ है, तो ये सेंट्रिपिटल हो गया। ठीक है ना, तो आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मिल गया और वेलोसिटी मिल गई। अब पता क्या करना है, हमें पता करना है रेडियस ऑफ सर्कल। बड़ा सिंपल हो गया। अब तो ए सी इज इक्वल टू लगाया वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से आर की वैल्यू मिल गई वी स्क्वायर बाई ए सी। वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, ए सी की वैल्यू इज ऑल्सो 4, रेडियस आ गया 1 मीटर। तो 1 मीटर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम नंबर 37। इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, अच्छा प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विद वेलोसिटी 0.5 जी.आर। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0.5 रूट के बाहर है, तो मैं से 1/2 करके अंदर ले जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1/4 जी.आर। On a horizontal frictionless surface as shown in the figure, the block leaves the surface at point C। तो ये ब्लॉक जो है C पॉइंट पर कांटेक्ट छोड़ देता है। इधर की वेलोसिटी हमें नहीं पता, पर इधर का नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। हमें पता करना है थीटा कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये V निकाल लेते हैं, ये हाइट h ले लेते हैं, ठीक है ना, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो KI प्लस UI, KF प्लस UF। रेफरेंस आप कहीं पर भी ले लो, यहीं पे ले लेते हैं रेफरेंस। तो KI हो गया हाफ m V नॉट स्क्वायर, UI हो गया mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। m तो उड़ा दो, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब फोर्स कंसेप्ट लगाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को 0 करते हैं। तो देखो आप फोर्सेस अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ऐसे तो mg आ गया, तो mg का इधर कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा। नॉर्मल ऊपर की तरफ लगना चाहिए पर उसका वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल हो गया। इक्वेशन बनाते हैं, तो mg cos थीटा माइनस 0 इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास m से m कैंसिल हुआ, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई r g cos थीटा। तो अब हमने क्या किया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। एक फोर्स कंसेप्ट से निकाल लिया और एक हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लिया। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो r g cos थीटा, तो आर जी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट की वैल्यू डालो 1/4 जी आर 2gh, और h की वैल्यू यानी ये जो हाइट हो गई वो होगी r1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया r1 माइनस कॉस थीटा। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो आर जी कॉस थीटा, इसको ओपन करके इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 3rg cos थीटा, और इधर बनेगा 2gr प्लस 1/4gr। तो 4 2 8 और 1 9, 9/4gr। ओके, gr से gr वाला पार्ट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई फाइनली 3/4। तो cos थीटा 3/4, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/4। ये वो एंगल होगा जहां पर वो कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। तो काफी अच्छा सवाल था, कंसेप्ट वाला सवाल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 38 कह रहा है इफ मास स्पीड रेडियस मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज इंक्रीज बाय 50% देन टू कीप बॉडी मूविंग इन द सेम सर्कुलर पाथ, देन नहीं देन टू कीप द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ इंक्रीज इन फोर्स रिक्वायर्ड विल बी। तो हमें पता करना है फोर्स का इंक्रीमेंट कितना हुआ। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो पहले की फोर्स हो गई mv स्क्वायर बाय r। अब मास स्पीड ऑफ रेडियस इंक्रीज बाय 50%, यानी हाफ से बढ़ा दिया, तो नया मास हो गया, नई फोर्स f डैश लिख लो, नया मास हो गया 3m/2, m प्लस m/2, ये हो गया 3v/2 और नीचे आ गया 3r/2। तो ये तो यहाँ से गया, ये बचा हमारे पास 9/4 mv स्क्वायर बाय r, मतलब 9/4f।
तो अब हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन फोर्स हो गया 9/4F माइनस एफ बाई एफ इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे, एफ तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ गया 5/4 इंटू 100, तो 125% से आपको फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 39, इसको भी टिक कर लो, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये कह रहा है ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट फुल स्पीड सडनली सीज अ वॉल एट अ डिस्टेंस आर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम टू अवॉइड कोलिजन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करें? ऐसे समझो सीधे जा रहे हैं, ठीक है ना, अचानक से सामने कोई दीवार दिख गई, अब ब्रेक मार दें या गाड़ी को टर्न करा दें, ठीक है ना, शार्पली टर्न करा दें, तो क्या ऑप्शन पकड़ा जाए इसमें? तो ये वॉल है, तो अगर यहाँ पर ड्राइवर ने उसको देखा और वो टर्न कराता है और उसे अपनी गाड़ी को बचाना है, तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो वॉल और इसके बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है ना, ये डिस्टेंस d इस सर्कल का रेडियस के बराबर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर टर्न करते वक्त गाड़ी स्किड नहीं होनी चाहिए बाहर की तरफ, मतलब ये जो स्पीड है ये स्किडिंग वाली स्पीड से कम होनी चाहिए। तो अगर कार का ड्राइवर टर्न ले लेता है शार्पली, तो उसके लिए v की वैल्यू होती है √μr। तो r हो गया, यानी डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये हो गया v² बाय म्यू जी। तो v² बाय म्यू जी उस सर्कल का रेडियस होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं शार्पली ब्रेक मारने से क्या होता है। तो अगर गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक मार दे, तो उसने ब्रेक अप्लाई कर दी है, तो हम देखते हैं अब ब्रेक अप्लाई करने से किस जगह पर ये जाकर के रुकेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। अब इसे स्टॉप करेगा फ्रिक्शन की वजह से आने वाला रिटार्डेशन, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी v² बाय 2μg। ये आप थर्ड इक्वेशन से कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। अब चेक करो, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो कौन सा डिस्टेंस बड़ा है? तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब अगर वो मोड़ता है तो उसे ज्यादा डिस्टेंस का सर्कल चाहिए होगा, और अगर वो शार्पली ब्रेक अप्लाई करता है तो वो कम डिस्टेंस में गाड़ी को रोक लेगा। अब खुद ही बताओ कौन सी चीज ज्यादा सुटेबल है। तो आई थिंक S इज लेस देन R, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसे जो ब्रेक अप्लाई करने चाहिए वो शार्पली अप्लाई करने चाहिए इंस्टेड गाड़ी को घुमाने से। तो ऑप्शन आ गया फर्स्ट वाला करेक्ट। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त कंसेप्चुअल था और इसका एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया सा था, अच्छे से इसको लिख करके रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 40, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट है। द वेलोसिटी फैक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये तो होगा ही होगा। द एक्सेलरेशन फैक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो एक्सेलरेशन वेक्टर, अब एक्सेलरेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। एटी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो हो गई वो गलत हो गई। गलत इसलिए हो गई क्योंकि ये बोल रही है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एटी होगा तो फिर ओमेगा चेंज करेगा, ओमेगा चेंज कर नहीं रहा। अच्छा, तीसरे पर भी देखते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ये ठीक है क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल होना चाहिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि v और ac आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 41, ये कह रहा है टू कार ऑफ मासेस m1 and m2 आर मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r1 एंड r2। तो कार के मासेस m1 m2 है, रेडियस सर्कल का r1 r2 है। देयर स्पीड आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल इन सेम टाइम t। तो सेम टाइम में सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब ओमेगा सेम है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक तो v² बाय r होता है और दूसरा r ओमेगा स्क्वायर होता है। अब मैं प्रेफर करूंगा r ओमेगा स्क्वायर क्योंकि ओमेगा सेम है। तो a1 बाय a2 बड़ा सिंपल सा हो गया, रेशियो हो गया r1 बाय r2 के बराबर, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिखो इसको, ठीक है ना। ये बोल रहा है 3 ट्रैक है, 4 ट्रैक है सॉरी, चारों की हाइट सेम है, तो ये वर्टिकल हाइट सब में सेम है। तो अगर हाइट सब में सेम है तो फिर टॉप पर जो स्पीड होगी वो भी सब में सेम आएगी एनर्जी कंजर्वेशन से। अब पूछना क्या चाह रहा है, स्पीड विद ब्लॉक एंटर द ट्रैक इज सेम इन ऑल केस, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैक नॉर्मल रिएक्शन किसमें मैक्सिमम होगा। तो देखो, तो यहाँ पर v स्पीड से एंटर किया और इधर जो इसकी स्पीड है वो समथिंग आप p0 ले लो, ये सबके लिए सेम आएगी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। फोर्सेस लगाओ, नॉर्मल नीचे, mg नीचे और एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ। तो इक्वेशन बनी n + mg इक्वल्स टू mv² बाय r। यहाँ से n की वैल्यू आ गई mv² बाय r माइनस mg। अब हम चेक कर लेंगे
कि कौन से वाले पाथ में हमारे नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी। अब सोचो, जितना आर कम होगा ये फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, जितना ये ज़्यादा होगा उतनी नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा, तो जितना आर कम नॉर्मल उतना ज़्यादा। अब आर कम होने के लिए सर्कुलर पाथ का नैरो होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप चारों डायग्राम में चेक करो, तो ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये थोड़ा सा कर्व्ड है, ये और ज्यादा कर्व्ड है, तो इसका रेडियस मिनिमम है, रेडियस मिनिमम है तो ये फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर 1 में नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम। एक अच्छा सा कंसेप्चुअल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो सर्कल में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कौन सा सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट। तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड वाइज हो सकता है, डायरेक्शन वाइज नहीं हो सकता। तो ना वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं। तो इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंजेस, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। 44, ये बेसिक इक्वेशन आप सबको आती होगी। द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो सब जानते ही हो, वेक्टर फॉर्म है ओमेगा क्रॉस आर। तो ये वेलोसिटी का ओमेगा के साथ वेक्टर फॉर्म है, दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, ये भी बहुत आसान है, आपको आता ही होगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी 2π/t फॉर्मूला हो गया, टाइम 60 सेकंड, तो आंसर आ गया π/30, यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन ढूंढ लो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे आपके वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर के एडवांस टेस्ट के सॉल्यूशन। आई थिंक अच्छे से आगे होंगे। अब आप खूब प्रैक्टिस करके रख लो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, फिर अगले टेस्ट की तरफ चलना। थैंक यू सो मच।